हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीएससी अल्टीग्रेट एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। तो जनरल स्टडीज़ में आप जानते हैं 3 दिन हम टॉपिक वाइज करते हैं, 3 दिन जो है प्रैक्टिस होती है और 6 दिन करने के बाद 7वें दिन यानी संडे को टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर हम देखें तो टॉपिक वाइज में हमने इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कवर कर लिया है। उसके बाद आज हम कवर करने वाले हैं फार्मिंग को। जी हाँ, भारतीय कृषि यानी जो है भारतीय कृषि से संबंधित और वाणिज्य और व्यापार से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है और आप जानते हैं कि जीएस बहुत ब्रॉड सेक्शन है जिसको कवर करने का यही तरीका है कि हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लें। इसीलिए हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट को अगर आप लिखेंगे नहीं तो भूल जाएगा और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। एग्जाम की डेट आ चुकी है, अब आपके पास समय नहीं, तो इसलिए आपके कहने पर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटा सा फीस रखा हुआ है, उस फीस के पे करने पर आपको उस ग्रुप में जोड़ लिया जाता है और वहाँ पर ये जो सारी वीडियोज आती हैं उनका पूरा लिखा हुआ फॉर्म में पूरा पीडीएफ दे दिया जाता है। इसके साथ साथ 3 दिन जो प्रैक्टिस होती है, 3 दिन टॉपिक वाइज होने के बाद जो संडे को टेस्ट होता है उसमें जो है आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें 43 मेंबर्स ने 100% स्कोर प्राप्त किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ से शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये है कृषि से संबंधित क्वेश्चंस है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इससे संबंधित पिछली बार जो है क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में रखे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको मैंने शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भैया, जो सही विकल्प है वो है मित्र पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, पंजाब, फिर बिहार और फिर तेलंगाना राज्य का नंबर आता है। ठीक है, चावल को खरीफ फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल माना जाता है। चावल की कुल जो है विश्व उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा भारत में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यह दक्षिणी और पूर्वी भारत के राज्यों का मुख्य भोजन है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? तो ये है गन्ना, मक्का, चावल, आम। तो इसमें सही विकल्प है मित्र बी यानी मक्का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो है मक्का जो है भारतीय मूल की फसल नहीं है, इसका जन्म स्थान जो है मध्य अमेरिका है। कहाँ? मध्य अमेरिका। ठीक है, मक्का भारत में 16वीं शताब्दी के अंत में आया और 18वीं शताब्दी में इसकी खेती का व्यापक प्रचलन हो गया। और अगर हम बात करें गन्ना का, चावल का, आम का, तो ये भारतीय मूल की फसलें हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? बात हो रही क्या? कोको का एक प्रमुख उत्पादक देश नहीं। अभी समझेंगे कोको क्या है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए विकल्प, यहाँ पर लाटविया, कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट। अगर हम बात करें कोको की तो उष्ण कटिबंधीय वनों में ककाओ जो है नामक वृक्ष उगते हैं जिनके फलों के बीजों को कोको कहते हैं। तो अब आपको बताना है कि कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा नहीं है। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है लाटविया। कौन सा? लाटविया, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। बाकी तीनों देश अगर यहाँ पर देखें तो कोको के जो प्रमुख उत्पादक देश हैं आइवरी कोस्ट, घाना और कैमरून, इंडोनेशिया, नाइजीरिया है। ठीक है, इनके वृक्ष का मूल स्थान लैटिन अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग है। ठीक है, कोको 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है क्रिंडलो जो कि दक्षिण अमेरिका में और दूसरे का नाम फोरेस्टो जो कि अफ्रीका में। ठीक है, अगर बात करी जाए लाटविया की जो प्रमुख फसल है तो वो जो है कौन है? राई है। क्या है? राई है भैया। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? बात हो रही है किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें ऊंचाई वाले में यानी ऊपरी क्षेत्र में, निचले क्षेत्र में, जलमग्न क्षेत्र में, उच्च वर्षा वाला क्षेत्र।
तो बताना है सही विकल्प क्या है भैया। सब जानते हैं, हम सब किसान घर से हैं, तो ऊंचाई वाला जो खेत होता है या ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर मोटे अनाज वाली फसलें जो है बोई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर हम प्रॉपर पानी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटे अनाज वाली फसलों के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो अनाज होते हैं इनको ऊंचाई वाली जगहों पर उगाया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, 4 विकल्प है, असम गेहूं, उत्तर प्रदेश जूट, केरल रबड़, गुजरात चाय। तो इसमें एक विकल्प है जो सही है, बाकी तीनों गलत हैं, यानी तीनों सही सुमेलित नहीं है, एक है सही सुमेलित। तो ये है केरल रबड़ से। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जूट बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं। जूट की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो है चाय के उत्पादन में तो असम अग्रणी राज्य है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, तीसरा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखो मित्र, यहाँ पर निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। जापान, चीन, रूस और यूएसए। तो सही विकल्प आपको बताना है मित्र, सही विकल्प है आपका बी, कौन सा, चीन। ठीक है, अगर हम बात करें FAO द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट के अनुसार चीन जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। ठीक है, बात क्या हो रही है, चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। लगभग जो है 1/3 यानी 35% हिस्सा अकेले उत्पादन करता है। ठीक है, भारत मछली उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश है और जलीय कृषि में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर रहा। आगे बढ़िए, उससे पहले मित्र एक बात जान लीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन स्क्रीन के आगे दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट तो हैं, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, कोई जरूरी नहीं सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो इसलिए अगर अभी तक आप PDF ग्रुप ज्वाइन ना किए हों तो उनको ज्वाइन करें, रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करें, और आपको जो है अपने GS के लिए यही तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, देखो यहाँ पर मक्का, सरसों, मूंग फसल की फसल चक्र सघनता है 100%, 200%, 300%, 400%। आपको बताना है सही विकल्प क्या है मित्र। सही विकल्प है आपका सी, यहाँ पर 300%। ठीक है, किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र पर निश्चित क्रम में फसलों को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र पर निश्चित क्रम में फसलों को उगाना क्या है, फसल चक्र। ठीक है, इसमें मक्का, सरसों, मूंग की फसल चक्र सघनता 300% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले यार वीडियोज को लाइक वाइक कर दिया करो भैया। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आस्क्लीपिएडेसी, मोरेशी, ग्रेमिनी, मालवेशी। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर बी, क्या, मोरेसी। क्या विकल्प सही है, मोरेसी। ठीक है, मोरेसी कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। टापा कपड़ा विशेषतः जो है पेड़ों के छाल से बनाया जाता है। इसके लिए शहतूत या अंजीर के पौधे, ठीक है, को प्रयोग में लाया जाता है। ये मोरेसी कुल के ही पौधे होते हैं। टापा कपड़ा मुख्यतः टोंगा, समोआ और फिजी आदि देशों में बनाए जाते हैं। इनको विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हवाई द्वीप पर इसे कांपा, फिजी में इसे उहा नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से किसमें तना रेशों का स्रोत नहीं है होता है। बात हो रही है कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही है, जो कि जो है तना रेशों का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जूट, कपास, सनई और अलसी। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है कपास। कपास एक नगदी फसल है, इससे रुई मिलती है, और जो है कपास का स्रोत तना नहीं होता है बल्कि फूल होता है। ठीक है, जूट व सनई के रेशे तने से प्राप्त, अगर जूट की बात की जाए, सनई की बात की जाए, तो ये इसके रेशे जो है तने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रमुख कपास उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है मित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसका, मटर का, मूंगफली का, अरहर का, चना का। तो यहाँ पर सही विकल्प है मित्र आपका सी, अरहर का। बहार जो है अरहर की एक प्रसिद्ध जो है जाति है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। कल्याण सोना,
सोनारा 64, सरबती सोनारा, सोनालिका। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, क्या, सरबती सोनारा। ठीक है, सरबती सोनारा गेहूं की प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। तो बात पूछी जा रही थी क्या, गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किया गया है, तो सरबती सोनारा इसका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कृषि संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है, तो यह है सोयाबीन, मसूर, कपास, अरहर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बी, यानी मसूर। ठीक है, अगर हम बात करें खरीफ फसल की तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग जो है मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, जूट, सन, कपास, अरहर, ये क्या है, खरीफ की फसल है। और रबी की फसल जो कि अब बुआई शुरू हो गई है जिनकी, जैसे गेहूं है, जौ है, राई है, सरसों है, अलसी है, चना, मटर, मसूर, आलू, ये सब क्या है, ये सब भैया रबी की फसल है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है क्या, वो उसको क्या जाना जाता है, सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम या लघु। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया डी, लघु कृषक जाना जाता है। ठीक है, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसको लघु कृषक जाना जाता है। ठीक है, अगर कृषक की श्रेणी की बात की जाए तो सीमांत कृषक जो होते हैं उनके 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। अगर लघु कृषक की बात की जाए तो 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है, अगर अर्ध मध्यम कृषक की बात की जाए तो 2 से 4 हेक्टेयर, और मध्यम कृषक की बात की जाए तो 4 से 10 हेक्टेयर अगर आपकी ज़मीन है तो आप मध्यम कृषक हैं। ठीक है, अगर बड़े कृषक की बात की जाए तो 10 हेक्टेयर से अधिक है तभी आप बड़का किसान बनोगे भैया। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। हरित क्रांति नई व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में किस दशक में जो है प्रारंभ किया गया। तो आपको बताना है 5वें दशक के दौरान, 6वें, 7वें, 8वें दशक के अनुसार। तो सही विकल्प क्या होगा मित्र, सही विकल्प है आपका सी, 7वें दशक के दौरान। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 1967 यानी 20वीं सदी का 7वां दशक था। ठीक है, उसमें हुआ था। और भारतीय संदर्भ में अगर इस बात की जाए तो इसके जो जनक हैं वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब हैं। कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना 2008 से 9, 2009 से 10, 2011 से 12, 11 मतलब 10 से 11, 11 से 12। तो ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा मित्र वो है आपका डी, 2011 से 12 तक वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम RADP की शुरुआत 2011-12 में हुई और इसमें जो है 250 करोड़ मतलब परिव्यय के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो कृषि विपणन, कृषि साख, उपभोक्ता सहकारिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्र इस बात को आप समझ लें, आपके एग्जाम्स की डेट नज़दीक है। अब आपको वीडियोज को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, रेगुलर बेस पर देखें और हो सके तो PDF से एक बार में अगर ना याद हो तो दोबारा रिवीजन करें, और इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, तो अगर आप डेली का डेली समाप्त करते जाएंगे तभी आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे। तो देखिए भैया ये क्वेश्चन 16वां है। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो कृषि विपणन, कृषि साख, उपभोक्ता सहकारिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो मित्र सही विकल्प है आपका बी, कृषि साख में। ठीक है, भारत में सहकारिता आंदोलन सर्वप्रथम कृषि साख के क्षेत्र में आरंभ किया गया था। 19वीं सदी के प्रारंभ में किसानों के लिए संस्थागत आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं थी। 1904 में सहकारी समिति विधेयक लागू हुआ था। ठीक है, और NAFED जो शॉर्ट फॉर्म है सहकारी विपणन और शीर्ष संस्था का। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन। यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये है हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित, पीली क्रांति उर्वरक से संबंधित, नीली क्रांति मछली से संबंधित। ठीक भैया, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है भैया आपका सी, पीली क्रांति उर्वरक से संबंधित नहीं है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। ठीक है,
उर्वरक से नहीं। जो अन्य क्रांतियां, जैसे मान लीजिए हम हरित क्रांति की बात करें तो ये खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत की बात करें तो दूध से, ठीक है, दुग्ध उत्पादन। नीली की बात करें तो मत्स्य उत्पादन, ठीक है। अगर हम गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन। स्वर्ण रेखा क्रांति की बात करें तो जूट कपास उत्पादन, ठीक है। भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक उत्पादन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो भैया, यहाँ पर कई बार पूछा भी गया है, तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए सबके लिए तैयार रहे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है मित्र आपका यहाँ पर ए, यानी लखनऊ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कि यह भी लखनऊ में है, 1952 में इसका जो है स्थापना किया गया है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। यहाँ पर 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद और पांडिचेरी। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर डी। कहाँ पर? पांडिचेरी में, ठीक है। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK 1974 में पांडिचेरी में स्थापित हुआ। यह केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ये किसी राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए भैया, अगला क्वेश्चन ये देखो। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है कहाँ? बीकानेर में, लखनऊ में, बरेली में, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये देखिए भैया, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना, सही विकल्प है बीकानेर, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के बीछवाल नामक स्थान पर स्थित है। और पशु, अगर हम बात करें तो पशु जैविक औषधि संस्थान जो कि लखनऊ में है, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये अमेठी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये पहले जो है रायबरेली में था, चूंकि अब रायबरेली से कट करके एक जिला नया बना है, रायबरेली प्रतापगढ़ से कट करके अमेठी, तो अब अमेठी में आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पर? कोलकाता में, हैदराबाद में, चेन्नई, नागपुर। तो सही विकल्प है मित्र इसका डी, यानी नागपुर। क्या विकल्प सही है? डी, नागपुर, ठीक है। तो केंद्रीय एगमार्क जो है प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। यह विशिष्ट गुणवत्ता एजेंसियों एवं राज्य सरकार ग्रेडिंग प्रयोगशालाओं को तकनीकी सलाह प्रदान करती है, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है 2019, 2017, 2016, 2018। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर सी। क्या है? सी, ठीक है, 2016 से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं, ठीक है। यह योजना खराब मौसम में किसानों की रक्षा करती है। इसका प्रशासन जो है कृषि एवं किसान जो है कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। पर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के जीआईसी लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे देखो तो मतलब इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? हरियाली, पानी संसद, जल क्रांति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर बताना है मित्र, सही विकल्प है ए। क्या है? हरियाली, ठीक है। हरियाली योजना वर्ष 2003 में हरियाली योजना को वाटर शेड विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनीकरण हेतु जल संरक्षण शामिल है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू किया गया? 2012, 13, 2015, 2016। आपको बताना है क्या विकल्प सही है। तो मित्र सही विकल्प है आपका बी, यानी 2013 में, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में लागू हुआ
और 75% ग्रामीण आबादी एवं 50% शहरी आबादी को कवरेज करता है। अगर पात्र व्यक्तियों की बात की जाए तो अनाज जो उपलब्ध कराए जाते हैं, चावल 3 किलो और गेहूं जो है 2 किलो, मोटा अनाज 1 किलोग्राम। ठीक है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो है 6,000 मातृत्व लाभ भी मिलता है और लाभ देश की लगभग 2/3 मतलब 3 जो है % आबादी को प्राप्त होता है। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली, वनस्पत कली। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर क्या? देखो यहाँ पर सी विकल्प, फूल कली, यानी लौंग जो है फूल कली का निरूपण है। अनारकली देखिए यह जो है ये सूखी पुष्प कलिका है। लौंग मसाले के रूप में और औषधि रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है? इनमें से आपको बताना, गेहूं, जौ, चना और मसूर। तो 4 है। अगर धान होता तो सबसे पहले धान ही हो जाता भैया, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फसल पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इन जो फसल है उनमें गेहूं की ज़रूरत होती है। जौ, मसूर ये सब में कम की ज़रूरत होती है। अगर सबसे ज़्यादा पानी की बात की जाए तो गेहूं, फिर उसके बाद जौ का नंबर आता है, फिर उसके बाद चना का, फिर उसके बाद मसूर का। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हरित खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मूंग, सनई, कपास और बरसीम में तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है मित्र सनई। ठीक है। सनई जिसे हम सनहेम्प कहते हैं का प्रयोग जो है हरी खाद के रूप में किया जाता है। इसको किसान जो है खड़ी फसल को ही जुताई करा देता है, जिससे फसल जो है खेत क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है। ठीक है। तो इसका उपयोग जैसे हरी खाद तो होता ही होता है, इसके साथ साथ फूलों की इसकी सब्जी बनती है और इससे रस्सी का भी निर्माण कराया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन भैया। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? भैया बताओ। बियर, वाइन, वोडका, रम। तो ये भैया का है, बियर है। ठीक है। तो बियर जो है जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनती है। अगर बात की जाए बाकी सबका तो वाइन हो गया, वोडका हो गया, रम हो गया, ये सब जो है विभिन्न प्रकार हैं दारू के भैया। ठीक। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नलिखित की जो है निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। आपको बताना है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित जो लिखे हुए हैं इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण है? तो अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनाड एवं फ्लेवोनाइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर ये आज चूंकि हम इस चाहते हैं कि कृषि संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज आपके इसी वीडियो में समाप्त हो जाए, इसलिए मैं 30 से अधिक भी क्वेश्चन इसमें जो है शामिल किया गया। तो इसमें जो सही विकल्प था आपने देख लिया, फिनाड एवं फ्लेवोनाइड। ठीक है। तो इससे थोड़ा सा इसके बारे में हमको जान लेना चाहिए कि अगर हम बात करें तुलसी के पौधे का तो ये इसका औषधीय महत्व है और इसकी वजह से है। किसकी वजह से? इसकी वजह से। ठीक है। तो अगर लाभ किया जाए तो लाभ की बात करें तो सर्दी और जुकाम, खांसी में इसका जो है इससे बहुत लाभ मिलता है। दंत व श्वास संबंधी अगर रोग है तो उसमें भी लाभ मिलता है। ठीक है। यह द्विबीज पत्री शाकीय पौधा है। कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका मीथेन। ठीक है। धान के खेतों से अधिक मात्रा में मीथेन उत्सर्जित होती है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं और यह जो है रंगहीन, वायु से हल्की, जल में अविलेय गैस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भैया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कवर हो जाए, इसलिए आज जो है हमने 32 क्वेश्चन शामिल किया है। तो इसमें देखो, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, गोवा, केरल और महाराष्ट्र। तो सही विकल्प है आपका मित्र यहाँ पर सी, केरल। ठीक है। भारत में इलायची व काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जो है केरल है। इलायची जो है अलपुझा और काली मिर्च इडुक्की जिला में पैदावार होती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भैया यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है? सनई, सरसों, जूट और आलासी।
तो सही विकल्प है मित्र आपका डी, अलसी। ठीक है, अलसी जिसे तीसी भी बोला जाता है, यह तिलहनी प्लस रेशेदार फसल है। ठीक है, प्रमुख तिलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो सरसों, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली होती है। सनई व जूट जो कि केवल रेशा की बात करें इसमें मिलता है। सनई और जूट में क्या मिलता है? केवल रेशा मिलता है, तेल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, और सरसों में तेल मिलता है और रेशा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर विकल्प क्या सही है? अलसी। इस तरीके से हमने 32 क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस किया और इसके माध्यम से आपके कृषि संबंधी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने कवर किया। इसी तरीके से हम सारे पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, बिल्कुल भी घबराया नहीं। और बहुत जल्द अब आप लोगों को जो है यहाँ पर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी मिलने लगेंगे। इसके साथ साथ जो पीडीएफ्स हैं, जो है आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको ज़रूर देखें। और अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब कर लीजिएगा भैया। और अगर आप पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो कर लें। बिल्कुल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।